देखिए, तो आज की जो हमारी स्टडी होगी वो किस बारे में है? तो लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा वो ये कि जो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होती है उनका बिहेवियर कैसा है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का मतलब यही है कि उसका बिहेवियर, किस तरह का बिहेवियर हम बात कर रहे हैं। तो हम उसकी स्ट्रेंथ, उसके वापस जाने की कैरेक्टर, वापस जाने का कैरेक्टर मतलब कि अगर एक स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच कर दिया तो वो वापस आ जाएगी, ये उसका कैरेक्टर है। जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया कि जब हम किसी के साथ खेलते हैं, अपने फ्रेंड के साथ, एक रबर को, एक उसने पकड़ा एक हिस्से से, मैंने पकड़ा, अगर मैं रबर को पकड़ के खींच दूं तो वो देखकर ही समझ जाएगा कि उसको चोट लग जाएगी अगर मैं छोड़ता हूं तो वो देखकर ही डरने लग जाता है। तो ये सब क्या है, उस मटेरियल का बिहेवियर कि उसको पता है कि छोड़ेंगे तो वो मटेरियल वापस जाएगा। अच्छा, लेकिन जब ज्यादा खींच देंगे तो टूट सकता है। कभी कभी किसी में ऐसा होता है कि लोड लगाते रहो तो वो बिल्कुल नहीं खींचता है। कभी कोई खींच जाता है तो कभी कोई नहीं स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होता है। हाँ, कहने का मतलब कि अगर हम स्टील की बात करें और एक रबर की बात करें, दोनों में स्ट्रेच जल्दी कौन होता है? रबर। और स्टील बहुत देर बाद स्ट्रेच होती है। क्यों होती है स्ट्रेच देर बाद? तो कल हमने पढ़ा कि अगर एक को हम फोर्स लगाते हैं, अगर मटेरियल मूव नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी अपोजिट भी एक फोर्स लग रही होती है। और वही जो फोर्स लग रही होती है उसको कौन सी फोर्स बोलते हैं? टेंशन की। उसी टेंशन की फोर्स को हम इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं? स्प्रिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग ने लगाई तो स्प्रिंग, हाँ, और क्या करती है फोर्स? उस मटेरियल को जिसको हमने ऐसे पकड़ के खींचा वो वापस से रिस्टोर होना चाहती है, जैसी थी वैसी होना चाहती है, रीगेनिंग फोर्स। ये फोर्स के नाम है। कैसे होती है फोर्स? देखा था हमने लास्ट टाइम कि अगर हम एक मटेरियल को लें जो इस टाइम रिलैक्स्ड पोजीशन पर है, रिलैक्स पोजीशन का मतलब कि हम कोई एफर्ट, कोई फोर्स नहीं लगाते। अब हम फोर्स लगाना चाहते हैं तो हमने इसको पकड़ के ऐसे स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच कैसे किया हमने? सो वी हैव अप्लाइड ए फोर्स विच इज एक्सटर्नल फोर्स। ये स्प्रिंग वापस आना चाहेगी। क्यों? क्योंकि एक फोर्स इसमें डेवलप हो जाएगी, रिएक्शन फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। इसके एक ही नाम है, बहुत तरह से इसका कई सारे नाम है इसके। एक फोर्स, कई सारे नाम है इसके। अब ये फोर्स इसमें आ गई। ओके, फिर से ये मटेरियल जब रिलैक्स्ड पोजीशन पर था तो हमने इसको नोट किया कि अभी इसको मान लो कि एक्स में ही बिल्कुल नहीं चलता है। मेजरमेंट जहां से करते हैं वही तो ओरिजिन ना। हमने यहां से नापना शुरू किया, यहां से नापते हुए ये स्प्रिंग यहां तक आ गई, ठीक है ना? एक्स की कुछ वैल्यू में आ जाएगी। अब इसको एक्स की वैल्यू में छोड़कर लेंथ में बात करो। पहले स्प्रिंग की लेंथ यहां से लेकर यहां तक एल थी, और जैसे ही स्ट्रेच कर दिया ये आ गया इसमें चेंज, डेल्टा एल, लेंथ चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई? यहां से यहां तक 1 मीटर, यहां से यहां तक 2 मीटर। तो ये कितना चेंज आया? 2 में से 1 को माइनस कर दो, इतना चेंज आ गया। द सेम थिंग डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल है कि ओरिजिनल लेंथ में से जो न्यू लेंथ बनी उसको माइनस कर दो। तो ओरिजिनल पहले कहां से कहां तक है? यहां तक, देन वहां तक। ओके, लेट्स वी सी कि यहां तक मटेरियल की लेंथ डेल्टा एल हो गई, और होगी फोर्स लगाया तो इसके पास ये प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रेच हो जाएगा। हो गया डेल्टा एल लेंथ। डेल्टा एल लेंथ डिपेंड करती है कि हमने कितना फोर्स लगाया। जैसे कल हमने पढ़ा था हुक्स लॉ में कि फोर्स डायरेक्टली डिपेंड्स या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन डिस्प्लेसमेंट। हम कितना इसको डिस्प्लेस करते हैं उतनी ही फोर्स लगानी पड़ती है, क्योंकि ये फोर्स और जो पहले फोर्स पढ़ी है हमने 5th चैप्टर में, 6th में,
वो सब अलग थी और ये अलग है। क्या डिफरेंस है दोनों में? ये फोर्स वेरिएबल है, ये फोर्स वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है स्प्रिंग को जितना खींचेंगे और आगे ले जाने के लिए और फोर्स, और आगे ले जाने के लिए पहले से ज्यादा फोर्स, तो ये फोर्स वेरिएबल है ये। ठीक, हमें फोर्स बढ़ानी पड़ रही है, कितनी बढ़ानी पड़ रही है? तो आंसर है इट डिपेंड्स कि आप इसको कितना दूर ले जाना चाहते हो। अब इस केस में जो x है वो कौन है? डेल्टा एल। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेंथ मटेरियल की, लेंथ किसी भी स्प्रिंग की, किसी मटेरियल की कितनी स्ट्रेच होगी, इट डिपेंड्स कि हमने उस पर कितनी फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाइड, जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे, इट इज एवरेज फोर्स, क्योंकि वेरिएबल है इसलिए एवरेज बात कर रहा हूं मैं। ये फोर्स और ये अप्लाइड है, ये अप्लाइड, हमने कितनी फोर्स अप्लाई किया उतनी ज्यादा उसमें लेंथ में चेंज आ जाएगा। एक और देखो, सोचो कि अगर हम इसी स्प्रिंग को अब एक की जगह पर इस स्प्रिंग को और बड़ा कर देते हैं, ये सेम लेंथ की ये भी आ गई, इसमें एक और लेंथ ऐड हो गई, वो लेंथ L, तो ये L और ये L, 2L। अब आपको पता है एक खेल, देखो इसको आप फील कर पाओगे तो ही समझ पाओगे। मानो कि आप ना किसी जगह से जंप करते हो और आपके पास एक स्प्रिंग है इतनी छोटी सी, तो अब वो स्ट्रेच होके यहां तक आ सकती है, बहुत मजबूत है कि आपके वजन को सह सके। तो जैसे आप उसको पकड़ के कूदोगे तो यहां पर आके रुक जाओगे। लेकिन अगर वो स्प्रिंग लेंथ में लंबी हुई तो वो और ज्यादा स्ट्रेच हो सकती है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट था, समझना, ये वाला पार्ट डेल्टा एल स्ट्रेच होता है, तो ये भी कितना होगा? डेल्टा एल, मतलब 2L, 2 डेल्टा एल, है ना। तो डेल्टा एल लेंथ कितनी चेंज होगी ये डिपेंड करता है कि हमने जो मटेरियल लिया उसकी लेंथ खुद कितनी है, उसकी लेंथ खुद कितनी है ना। अच्छा, और देखो, अगर हम एक ऐसे मटेरियल की बात करते हैं जिसमें हमने स्प्रिंग को ऐसे कर दिया, ये आपको क्या फील होता है इससे देखकर? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस लगता है कि ये ऐसे हो जाएगा और ये वाला ऐसे रहेगा, है ना। क्या किया इसमें? दोनों में क्या चेंज है? दोनों के एरिया में चेंज है, एरिया, दोनों का एरिया डिफरेंट डिफरेंट है। इसका एरिया और इसका एरिया में क्या डिफरेंस है? इसका एरिया 2A हो गया, डबल हो गया, डबल। ये जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगानी पड़ेगी। देखो फिर से, ये ऐसे केस है कि आपको समझने में थोड़ा सा आपको आसान लगना चाहिए। कैसे लगना चाहिए? जस्ट सी, देखो हमने ये एक मटेरियल को लिया, इसका एरिया A, इस पर एक फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे खिंच जाएगा। हमने एक और मटेरियल लिया, इसके साथ में रख दिया, सेम एरिया, इसको भी फोर्स लगाएंगे, ये भी खींचेगा। हमने दोनों को एक साथ फोर्स लगाया तो क्या होगा? एक साथ फोर्स लगाएंगे तो हमें पता है कि ये फोर्स और इसमें डेवलप हुई फोर्स, वो दोनों फोर्स इक्वल होंगी। कैसे कैसे इक्वल होंगी? तो आंसर है फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, आधी इसमें आधी इसमें, है ना। तो आधी फोर्स यहां, आधी फोर्स यहां। अब सोचो, जो फोर्स अकेले इसको इतना लॉन्ग कर रही थी, अब फोर्स इसको अकेले कितना लॉन्ग करेगी? केवल थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि इसकी रिस्टोरिंग फोर्स यहां डेवलप और यहां पर हाफ हाफ इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब दोनों को अगर मिला के रखें
तो हमारी फोर्स इन दोनों में आधी आधी बट जाती है। जैसे अगर मुझे किसी एक इंसान को धक्का देना है तो मैं अकेले उसको अच्छे से धक्का दे सकता हूं। दो को देना हुआ तो मैं उनको उतना तेज धक्का नहीं दे पाऊंगा जैसे मैं अकेले को देता हूं। क्या समझ में आ रहा है आपको कि जैसे ही हमने फोर्स लगाई, इनकी लेंथ में चेंज, अब लेंथ में चेंज पहले जैसा डेल्टा एल नहीं होगा, अभी डेल्टा एल से कम हो जाएगा, क्योंकि आधा ये दोनों में स्ट्रेच होगा। हमारी फोर्स इसमें और इसमें दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। हाँ, तो वन फोर्स इसको पूरा खींचती थी डेल्टा एल, अब आधी फोर्स इसको खींच रही है। क्यों आधी हो गई? क्योंकि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कितनी है? इसकी हाफ। और रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होती है? जो फोर्स हमने अप्लाई किया। जो फोर्स इसको मिल रही है वो भी इतनी होगी, जो फोर्स इसको मिल रही है वो रिस्टोरिंग के इक्वल होगी। इसीलिए अब अगर रिस्टोरिंग फोर्स के अकॉर्डिंग अप्लाइड फोर्स दोनों में बढ़ चुकी है तो लेंथ भी कम हो जाएगी ना, तो लेंथ में चेंज भी कम हो जाएगा। तो क्या समझ में आया आपको कि लेंथ में चेंज कम हो जाएगा जब एरिया बढ़ जाएगा, कि लेंथ में चेंज इनवर्स डिपेंड करता है कि एरिया उसका कितना है। ठीक, अगर मैं इसको 3 कर दूं तो और कम हो जाएगा लेंथ में चेंज, 4 कर दूं तो और कम हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिटी, एकता। यूनिटी में पावर है। तो हमें इन सबको खींचने में बड़ा दिक्कत आने वाला है अगर एक साथ एक ही फोर्स से खींचेंगे। अगर अलग अलग फोर्स हमने सबको दिया तो बात अलग है, लेकिन हम सभी को एक साथ पकड़ के खींचते हैं तो नहीं आएगा, सबकी लेंथ एक बराबर नहीं होगी। आप उसको अज्यूम भी कर सकते हो कि स्प्रिंग का आपने बहुत सारा गुच्छा बना दिया, जब खींचोगे तो सब स्प्रिंग को खींचने में बड़ा दिक्कत आएगा। देखो कैसे, आप मत खींचो, क्योंकि आपकी फोर्स अपने हिसाब से आपको खुद पता नहीं कितनी लगा रहे हो। लोड लगाओ 2 kg का, यहां पर ले जाकर 2 kg का लोड, इसमें भी 2 kg का लोड, जो हमने अगर इसको अकेले खींचेंगे तो ये सेम लोड 2 kg 2 kg, तो इसको खींचना आसान होगा इसके लिए अकेला, और यहां पर ये थोड़ा सा खींचेगा। 3 कर देंगे तो और दिक्कत आएगा, 4 कर देंगे तो और दिक्कत आएगा, 5 कर देंगे तो और नहीं खींचेगा लेंथ। तो लेंथ इनवर्सली डिपेंड कर रही है कि आपके पास मटेरियल कितने हैं, नंबर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि डेल्टा एल उस हिसाब से होगा, उसके इनवर्स होगा। यहां से क्या दिख सकता है आपको? एक फॉर्मूला बन सकता है फॉर्मूला। सो लेट्स वी मेक, इसके लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं हम। क्या बनेगा फॉर्मूला इसके लिए कि डेल्टा एल डायरेक्ट डिपेंड करता है फोर्स पर, डायरेक्ट डिपेंड करता है लेंथ पर, और इनवर्स डिपेंड करता है एरिया पर। नाउ इसके आगे आपकी कैलकुलेशन जानते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, यू विल गेट अ कांस्टेंट। सो हियर वी विल गेट अ कांस्टेंट और फोर्स एल अपॉन में ए। अब मैं आपको एक काम बताता हूं, आप यहां से फोर्स पर यूनिट एरिया निकालो, लेंथ को यहां शिफ्ट कर दो, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू एक कांस्टेंट होगा और डेल्टा एल बाय एल, ये हो जाएगा। या तो इस कांस्टेंट को निकालो, कांस्टेंट क्या आएगा? एल उधर आ जाएगा, तो एफ एल ए डेल्टा एल। ये सब बातें एक ही हैं, ये भी एक ही मतलब है, ये भी एक ही मतलब है, और ये भी, ये सब एक ही मतलब है। ये दिखा आपको ये कैसा कैसा है? अभी मैं आपको इसको दोबारा दिखाऊंगा और देखना आप कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश किया, देखना उसको। चलो देखते हैं, ठीक है ना। एक बात समझो जो इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है, वो ये कि लेंथ फोर्स पर तब तक डिपेंड करेगी, या कहने का मतलब कि फोर्स लगा रहे हो लेंथ बढ़ रही है उतनी,
एक की फोर्स, एक की चेंज, एक की फोर्स, एक का चेंज, फिर से एक की फोर्स, एक का चेंज। अब एक की फोर्स लगाया, 10 का चेंज आ गया। क्या ये फॉलो हुआ? क्या नहीं हुआ फॉलो। अब एक लगाया, 10 का आ गया। अब एक लगाया, 20 का चेंज हो गया। ये जो 10 का चेंज और 20 का चेंज आया, यहां पर हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता। कल हमने डिस्कस क्या किया था हमने, कि हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं मटेरियल पर, उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी। जितनी फोर्स उतनी डिस्प्लेसमेंट, इट इज हुक्स लॉ। लेकिन अब क्या, जब हमने फोर्स लगाते गए, एक टाइम ऐसा आया फोर्स तो सेम है लेकिन चेंज सेम नहीं है, उस टाइम हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला जितना भी हमने लिखा है, ये तभी ओके है जब तक हुक्स लॉ ओबे होता है, फॉलो होता है। ये किसके लिए बना दिया? जहां पर हुक्स लॉ फॉलो होता है। हुक्स लॉ फॉलो होने का मतलब कि अगर आपने 2 फोर्स लगाई, उसमें 3 का चेंज आया, फिर से लगाओ 2, फिर से 3 का चेंज, फिर से 2 लगाओ, फिर से 3 का चेंज, तब तक आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन 2 की फोर्स लगाने पर 5 का चेंज आया, फिर 2 की फोर्स लगाने पर 10 का चेंज आया, इट इज नॉट हुक्स लॉ। तो आप इन फॉर्मूलों को यूज कर ही नहीं सकते। फिर मैं आपको इसका एक और दिखाता हूं ब्यूटीफुल रिजल्ट। ओके, यस, बाय मिस्टेक इसको 1 अपॉन कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ये सेम यहां पर रहेगा। इस लेंथ को यहां लेकर आएंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू में कांस्टेंट होना चाहिए। या तो इसको इनटू में कर लो तो ठीक है, अगर इसको इक्वल के वहां ले जाते तो 1 अपॉन कांस्टेंट, इनटू में कर लो। अब ओके, देखिए ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था ना, इसमें ये एक नंबर है। नंबर क्या दिखता है आपको? इट इज ए प्रेशर, काइंड ऑफ प्रेशर। लेकिन प्रेशर में क्या होता है? फोर्स, कौन सी फोर्स? थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब एक फोर्स जो नॉर्मल काम करती है, परपेंडिकुलर, पर यूनिट एरिया, देन वी कॉल इट प्रेशर। यहां पर ये भी उसी तरह से है, तो हम इसको टेंशन, प्रेशर टेंशन। उस टेंशन को, उस प्रेशर को हम इस चैप्टर में स्ट्रेस बोलेंगे। कितना स्ट्रेस आ गया? स्ट्रेस। सो व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स पर यूनिट एरिया विल गिव यू ए नंबर। ओके, इसी तरह से ओरिजिनल लेंथ में कितना चेंज आया, इतना। कंपैरिजन के लिए क्या करते हैं कि आपके मार्क्स कितने आए, कितने में से, इसी तरह चेंज आया कितने में, इट इज ओरिजिनल लेंथ। तो वी कॉल इट स्ट्रेन, जो ये रेशियो है। और यहां पर कोई यूनिट नहीं है, इट इज ए काइंड ऑफ रेशियो, कि कितना आपके पास चेंज आया, वी विल कॉल इट स्ट्रेन। ठीक, जैसे स्ट्रेन कैसे होता है? जब किसी बॉडी के अंदर कोई चेंज आ जाएगा तो हम उसको बोलते हैं कि इसके अंदर एक स्ट्रेन आ गया। नाउ ये जो कांस्टेंट है, हमने कल भी डिस्कस किया, इट इज द कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। मटेरियल का नेचर कैसा है? कैसा नेचर का मतलब कि अगर वो स्ट्रेच होना चाहेगा तो दूसरा मटेरियल नहीं चाहेगा, तीसरा मटेरियल चाहेगा लेकिन पहले वाले से कम। तो हर किसी के अंदर मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग अलग होती है। कौन कितना खींचना चाहेगा? कोई ज्यादा खींचेगा तो कोई कम। सो इट इज द कांस्टेंट ऑफ मटेरियल विच वी कॉल समटाइम, अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट, कोई दूसरा मटेरियल तो दूसरा मटेरियल कांस्टेंट। तो इसीलिए हमने इस चैप्टर में इसका एक नाम दिया है, कांस्टेंट ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मटेरियल का कांस्टेंट, सो इट इज कांस्टेंट ऑफ मॉड्यूलस, कांस्टेंट ऑफ मॉड्यूलस, या तो इट इज द कांस्टेंट विच शोज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये सब बातें इसी से जुड़ी हुई हैं। इसी चीज को एक बार यहां देखो, क्या दिखता है आपको यहां से? कि एक मटेरियल जो केवल लेंथ में है। लेंथ में होने का मतलब क्या? कि जब हम किसी मटेरियल को स्ट्रेच करते हैं तो हमने ये सोचा कि उस मटेरियल की लेंथ, उस मटेरियल की लेंथ उसकी विड्थ से कम है। उसकी ब्रेड्थ कितनी है? नेग्लिजिबल। किसके कंपैरिजन में? उसकी लेंथ के। तो लेंथ बहुत ज्यादा है, तो विड्थ को हमने लगभग ना के बराबर मान लिया,
इस हिसाब से जो भी चेंज आना है, द चेंज विल अकर इन इट्स लेंथ। कैसा चेंज आएगा? तो बहुत आसान है, हमने कुछ लोड लगा दिया mg, तो ये नीचे की तरफ स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये स्ट्रेच होगी, वी नो कि इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा, और वो रिस्टोरिंग फोर्स चाहेगा कि मटेरियल वापस आ जाए, वापस आ जाए। ठीक है, कब तक चाहेगा वापस आ जाए? जब तक हुक्स लॉ ओबे करता है। अभी ये जो लेंथ की पहले जो लेंथ थी, इट इज ओरिजिनल लेंथ, यहां से लेकर यहां तक। जब चेंज आ गया तो इसकी लेंथ टोटल यहां से मानना, ऑरिजिन यहां से लेकर यहां तक हो गई। सो ये टोटल लेंथ हो गई इसकी एल न्यू, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। अभी चेंज कितना है? तो टोटल में से इसको माइनस कर दो, मतलब कि L माइनस L नॉट विल बी योर चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, ठीक है, ये चेंज इन लेंथ कितने परसेंट है, या इसका रेशियो कितना है? तो कितने परसेंट चेंज है, तो कंपेयर किससे करना है? ओरिजिनल से। और ये जो रेशियो निकलेगा कितने परसेंट इंटू 100 कर लो, इतना परसेंट चेंज है। तो हम इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेन। सो इट इज स्ट्रेन, लेकिन इसका भी अपना नाम है, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी फिर से समझो, अगर मटेरियल बदल दो ऐसा जिसमें चेंज हर तरफ से आ सकता है, सरफेस से, उसको क्या बोलेंगे? बल्क या वॉल्यूम। बल्क हम तब यूज करते हैं जिसके सरफेस में चेंज आए, और सरफेस में चेंज का मतलब कि सरफेस ये थी और ये ऐसी हो गई, सरफेस ये थी वो ऐसी हो गई, सरफेस उसकी ये थी और वो ऐसी हो गई। तो बल्क चेंज या सरफेस में चेंज मतलब क्या? पहले वॉल्यूम V था, अब वॉल्यूम हो गया, पहले वॉल्यूम V नोट था, ओरिजिनल वॉल्यूम V ओरिजिनल। चेंज होने के बाद ये वॉल्यूम ऐसा इतना बड़ा हो गया, मटेरियल वॉल्यूम हो गया V। कितना चेंज है? फाइनल माइनस इनिशियल, इतना चेंज है। ये चेंज का परसेंटेज कितना है? लेट्स वी कंपेयर, वी गेट अ नंबर। कितना परसेंट चेंज है ये? डेल्टा V कंपेयर करना ओरिजिनल से, इंटू 100 कर देंगे, यू विल गेट परसेंटेज। और ये चेंज भी स्ट्रेन है, बट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेन? वॉल्यूमेट्रिक या तो बल्क स्ट्रेन। लेट्स वी कॉल इट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क होता है चेंज जब सरफेस में होता है उसके, और सरफेस में तो हुआ है ना, इट इज वॉल्यूमेट्रिक। एक और, कभी कभी हम जब मटेरियल को फोर्स लगाते हैं तो मटेरियल की शेप डिफॉर्म हो जाती है, डिफॉर्म। इसीलिए इन फोर्स को, लोड को हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं। ये क्योंकि नए नए नाम है, जानना जरूरी है। सो डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सी है? ये एक्सटर्नल, इसलिए इसका नाम भी जानना जरूरी है कि डिफॉर्मिंग का मतलब डिफॉर्म करने वाली। यहां पर भी एक काम और हुआ, एक मटेरियल, लेट्स से कि ये हमने इसको यहां से पकड़ा या ऐसे रखा और मैंने यहां से ऐसे खींच दिया, तो ये मटेरियल यहां रहेगा और ये मटेरियल तिरछा हो जाएगा। अगर थोड़ा लाइट होता है ये तो ये तिरछा हो जाता, पहले यहां था अब तिरछा होकर यहां आ गया, तो यहां से यहां पर आ गया। यस, और ये पोजीशन फिक्स रही। ऐसे स्ट्रेन को हम बोलते हैं शियर कर देना, मोड़ देना। तो इसको हमने मोड़ दिया, ये कितना मोड़ा? पहले ये ऐसे था, मुड़ के ऐसे हो गया। कितना मोड़ा? कैसे पता चलेगा? इसके एंगल से। हाँ, तो यहां पर ओरिजिनल लेंथ और ये लेंथ हो गई, इसके और इसके बीच में भी एंगल बन जाएगा। ओके, तो इसके और इसके बीच में भी सेम एंगल, ये और ये, तो एंगल से पता चलेगा कितना चेंज आया इसके अंदर। तो कितना चेंज है? तो tan थीटा या थीटा इक्वल्स, अगर चेंज बहुत छोटा है तो tan थीटा sin थीटा, हम इनको थीटा मान लेते हैं लगभग। ओके,
क्योंकि सबकी वैल्यू एक ही आनी है। ये पढ़ाऊंगा मैं आपको कि जब एंगल बहुत छोटा होता है तब जाके बेस और हाइपोटेनस एक ही बात होती है, और टेन थीटा हो चाहे साइन थीटा हो सबकी वैल्यू एक आती है। तो थीटा इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, यहां से लेकर यहां तक चेंज या यहां से लेकर यहां तक चेंज, एक ही बात है दोनों। तो डेल्टा एल चेंज, ठीक है, अपॉन में बेस। बेस क्या है इसका? ये वाला। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला बेस, इट इज एच। अब ये मत सोचना कि इसको हमने कंपेयर किया ना, हमने ये निकाला है। और इस थीटा को जो ये चेंज है ये बताएगा शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन इन सब में हमने कंपेयर कर लिया बड़ी आसानी से, उसमें हमें एंगल पता होना चाहिए। अभी एक टॉपिक ऐसा जो बहुत ही ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, डिफिकल्ट नहीं बहुत मजेदार, क्योंकि उसमें जो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो कमाल की है। देखो ये हमने जो फोर्स लगाया, ये फोर्स उस एरिया पर नॉर्मल काम करता है। अगर मैं इसको हटा देता हूं, ओके मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अगर ए एरिया में एफ फोर्स लगेगा तो 1 यूनिट एरिया में कितना फोर्स? 1 यूनिट एरिया में एफ अपॉन ए, और इसी को तो हम क्या बोलते हैं? इट इज ए नंबर विच वी कॉल स्ट्रेस इन दिस चैप्टर। अब इस वर्डिंग को दोबारा सुनो, बहुत जरूरी है। ए एरिया में एफ फोर्स, तो 1 एरिया में कितनी फोर्स? 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में फोर्स पर यूनिट एरिया, बहुत जरूरी वर्ड है ये, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब कि जो भी ये फोर्स लग रही है वो 1 मीटर स्क्वायर के लिए बताई गई है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितनी फोर्स लगेगी, दैट विल बी योर कैलकुलेशन फॉर स्ट्रेस। फिर से, अब मैं इसको इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल जो थोड़ा सा अटपटा और डिफिकल्ट होता है। कैसा होता है? हम एक रस्सी लेते हैं या एक चौक मान लो, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर, इसी तरह से बहुत सारे चौक कर दिया हमने, बहुत सारी चौक लगा दी, क्या स्ट्रेस बदल गया? ये क्वेश्चन आता है। यहां पर आप क्या सोचोगे? स्ट्रेस होता है फोर्स इन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो 1 मीटर स्क्वायर में जो फोर्स लग रही है इस पर, दूसरी वाले पे भी उतनी, तीसरी पे भी उतनी, चौथी पे भी उतनी, हर किसी पे वो फोर्स सेम है। इसका एरिया ए, इस पर एक फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे खिंच जाएगा। हमने एक और मटेरियल लिया, इसके साथ में रख दिया, सेम एरिया, इसको भी फोर्स लगाएंगे, ये भी खींचेगा। हमने दोनों को एक साथ फोर्स लगाया तो क्या होगा? एक साथ फोर्स लगाएंगे तो हमें पता है कि ये फोर्स और इसमें डेवलप हुई फोर्स, वो दोनों फोर्स इक्वल होंगी। कैसे कैसे इक्वल होंगी? तो आंसर है फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, आधी इसमें आधी इसमें, है ना? तो आधी फोर्स यहां आधी फोर्स यहां। अब सोचो, जो फोर्स अकेले इसको इतना लॉन्ग कर रही थी, अब फोर्स इसको अकेले कितना लॉन्ग करेगी? केवल थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि इसकी रिस्टोरिंग फोर्स यहां डेवलप और यहां पर हाफ हाफ इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। कुछ मिस हो रहा है जिसको मैं पूरा करता हूं। फोर्स सेम है, दिमाग में चल रहा है फोर्स तो बट जाएगी, बटने दो ना फोर्स। मैंने कब बोला कि फोर्स 2 है या 3 है? फोर्स कैसे बटेगी? अगर फोर्स मानो कि 1 मीटर स्क्वायर में 10 लग रही है
और 10 एरिया बन गए तो हर किसी पे 1 1 1 1। अब बोलो 1 मीटर स्क्वायर में कितनी फोर्स? 1 की। 1 मीटर में कितनी? 1 की। 1 मीटर में कितनी? 1 की। सेम है अभी भी। कौन सेम है? फोर्स सेम नहीं है, स्ट्रेस सेम है। फोर्स तो बढ़ गई है लेकिन सेम कौन आया? स्ट्रेस। ये हमें प्रॉब्लम देता है जो आपको अभी से समझ के चलना है। ओके, ये जो स्ट्रेस है जैसा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और इसमें वही सेम काम। वॉल्यूम मत सोचना, फोर्स पर यूनिट एरिया। विच एरिया? इसमें तो एरिया बहुत सारा है। ये भी, जैसे ये मान ले अगर, तो एरिया तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। कहां से खींच रहे हो इसको? हम इसको खींच रहे हैं यहां से पकड़ के। इस एरिया को बोलेंगे इफेक्टिव एरिया। फिर से फोर्स यहां से लगाओ तो ये एरिया इफेक्टिव, यहां से खींचो, दिस एरिया इज इफेक्टिव एरिया। तो आपको उसी एरिया को काउंट करना है। देखो, आप ये भूल जाओगे आगे चल के कि फोर्स पर यूनिट एरिया हर किसी के लिए होता है। तो इसलिए जब बीमारी आपको पता है कि भूल जाओगे तो अभी सोच के चलो। हम स्ट्रेस को यही नंबर लेते हैं हमेशा, 1 मीटर स्क्वायर में कितनी फोर्स। इसमें क्या देखेंगे? अब मैं वर्डिंग लिखता हूं, भूलना नहीं। वो है कि फोर्स पर यूनिट इफेक्टिव एरिया, कि कौन से एरिया पे फोर्स लगाई है उसी एरिया पे हमें उस फोर्स को लेना है, एंड इट विल गिव यू स्ट्रेस। यहां फोर्स लगाई तो इसकी डायमेंशन क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट, ब्रेड्थ। यहां से खींचा तो लेंथ, ब्रेड्थ, बस इसी तरह से इसमें। इसका केस कैसा बनेगा? इसका केस ऐसा बनेगा कि ये एक मटेरियल रहेगा और यहां पर ऐसे करके अब इसकी ऊपर की सरफेस रहेगी, इसकी साइड की सरफेस रहेगी। इसको आप यहां से फोर्स लगाते हो कि यहां से? ये फोर्स टेंजेंशियल। इसको करना क्या है? इसको हमें शेयर करना है, मोड़ना है। मोड़ने के लिए कहां से फोर्स लगानी पड़ेगी? यहां से कि यहां से? ऑफ कोर्स ये ऐसे लगानी पड़ेगी। तो ये फोर्स जो इसमें लगती है उस फोर्स का नाम क्या है? शेयरिंग फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स। फोर्स कैसी है? सरफेस पर टेंजेंशियल। इसको मोड़ना है तो यहां से लगाओ ताकि ये हिस्सा आगे चले जाए, है ना? तो इसके लिए टेंजेंशियल फोर्स फिर से इफेक्टिव एरिया, तो एरिया इफेक्टिव, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेस। ठीक है, ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम इसको और आगे लेके चलते हैं जहां पर आपको मैं इसका ब्यूटी दिखलाने वाला हूं आपको। ओके, लेट्स टेक हुक्स लॉ पे चलते हैं एक बार और। हुक्स लॉ क्या है? स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और ये तभी है जब तक, क्या हमने बात किया कि जो चेंज है लेंथ में किसी भी एरिया में वो सेम है। वो उसको पढ़ेंगे हम इलास्टिक लिमिट आगे चल के। एक मिनट, अब हमने पहले पढ़ा था कि फोर्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन एक्स डिस्प्लेसमेंट। ये बात और ये बात सेम है। फोर्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एक ही दोनों है। ठीक है ना, याद रखना है कि दोनों एक ही है, वरना स्टूडेंट को कंफ्यूजन कि ये हुक्स लॉ कि ये एक ही बात है। ओके, यहां पर एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर कर लें तो फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स होगा। और चेंज इन लेंथ करें, अगर लेंथ 1 मीटर की है तो डेल्टा एल अपॉन में 1, यही आ जाएगा निकल के। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो स्ट्रेस इक्वल्स टू ए कांस्टेंट इनटू में स्ट्रेन। ठीक है, एक हाँ कौन नवीन? ओके, सो स्ट्रेस इक्वल्स कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। अब आपको कुछ याद आ रहा ना, वो सेम। इसको और अच्छे से कर लेते हैं। अगर एरिया हम लेते हैं यहां पर
फोर्स पर यूनिट एरिया अभी तो मैंने एरिया 1 मीटर स्क्वायर बताया था, अब 1 कहां गया? तो ये फोर्स पर मीटर स्क्वायर है तो, लेकिन किसके लिए? अगर वो 2 का एरिया है तो 2 के लिए कांस्टेंट, 2 में 0.1 की फोर्स, 2 में 0.1 की फोर्स, 2 में 0.1 की फोर्स, ये वो एरिया है। हमेशा 1 मीटर स्क्वायर सोचना नहीं, हम डेफिनेशन में क्या लिखते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए फॉर्मूला बनाए, ओके है। लेकिन ये फॉर्मूला क्या बता रहा है आपको कि हर एक स्क्वायर में जो आप फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स सेम हर 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर, उसमें फोर्स सेम इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस। वी राइट इट इन वाई से लिखो इसको, यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन दैट इज डेल्टा एल अपॉन में एल। अब देखो वो बन गया ना, फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू में स्ट्रेन। वहां से कोई मिस्टेक तो नहीं? चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट जो हमने लिखा है, ये कांस्टेंट अगर ये ऐसे लिखा हो कि कांस्टेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई, अब तो एक ही है, उस 1 अपॉन वाई को हम यहां लेकर आ सकते हैं, यहां पर तो ये भी हो जाएगा 1 अपॉन वाई। सेम मीनिंग है, उस कांस्टेंट में ये नहीं लिखा कि 1 अपॉन कांस्टेंट है, कि कांस्टेंट 1 अपॉन में भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में भी। और कांस्टेंट कांस्टेंट क्योंकि नंबर ऊपर नंबर नीचे भी, अगर 1 अपॉन में लिखते हैं, यहां पर ये कांस्टेंट की मीनिंग इस तरह से है, और यहां पर हमने इसको ऐसे देखा। ओके, एक और, तो चाहे ये कांस्टेंट यहां लिखो चाहे वो कांस्टेंट वहां लिखो, वहां पर लिखने का मतलब 1 अपॉन वाई नहीं है, वो सीधा वाई है। यहां पर लिखने का मतलब 1 अपॉन वाई। ओके, यहां से ये जो हमारे पास कांस्टेंट है वाई, इसको मैंने रीड किया ऐसे यंग्स मॉड्यूलस, क्योंकि ये कांस्टेंट का नाम क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कांस्टेंट ऑफ मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस नाम से फेमस है ये, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये आपकी बुक में या कहीं भी इसी नाम से फेमस है कि इलास्टिसिटी का मॉड्यूलस कितना है, और इलास्टिसिटी क्या है? उसकी स्टडी, मटेरियल की प्रॉपर्टी, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, अब हम इसको जब पढ़ेंगे, हमेशा अपने दिमाग में एक बात याद रखना है कि ये तभी काम करेगा जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। तो मतलब क्या कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेकिन अगर वॉल्यूम हुआ तो ये बदल जाएगा। वॉल्यूम के लिए कैसे, एक बार देखो, तो वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे? फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस सबके लिए सेम है, बट इफेक्टिव एरिया, फोर्स पर यूनिट इफेक्टिव एरिया इक्वल्स टू कांस्टेंट, कौन सा? बल्क, यहां पर यंग्स मॉड्यूलस, सरफेस के लिए बल्क मॉड्यूलस, उसको बी से लिखेंगे, बी से बल्क मॉड्यूलस, इनटू में स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या था उसमें? वॉल्यूम में चेंज कंपेयर विद ओरिजिनल, तो बी आ गया। और इसके लिए करेंगे तो फोर्स पर यूनिट इफेक्टिव एरिया, और कौन सी फोर्स? टेंजेंशियल। और शेयरिंग स्ट्रेस के लिए कांस्टेंट, इसके लिए जी लिखते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस के लिए जी, और इनटू में थीटा। थीटा क्या है? डेल्टा एल अपॉन में एच, है ना। डेल्टा एल क्या है इसमें? इसकी यहां से यहां तक चेंज, लेंथ मत सोचना, लेंथ भी है, यहां से यहां तक चेंज। अब वो चेंज क्या है आप देख सकते हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स, इफेक्टिव एरिया, शेयरिंग स्ट्रेस का कांस्टेंट, या तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम क्या है इसमें? यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी,
तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें यंग्स मॉड्यूलस है, इसमें बल्क मॉड्यूलस है, इसमें जी का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, बट देख लेंगे हम एक बार। ओके, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये देखो, यहां से देखो, इसकी वैल्यू निकालो, कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? तो y इक्वल्स एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। अब एक बात पढ़ के बताओ, अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो एक कांस्टेंट भी, ये जो यंग्स मॉडुलस से ज्यादा हो जाएगा। हाँ, लेकिन यही तो हमारी मिस्टेक है ना। फिर से देखो, फोर्स ज्यादा लगाएंगे ये ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन अभी तो हमने कहा इट इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्यों बदलेगा? और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि मटेरियल स्ट्रेच होने वाला है कि नहीं स्ट्रेच होने वाला है। ये क्यों बदलेगा? फोर्स लगाने से क्या मटेरियल बदल जाएगा? नहीं। तो क्या होगा? ये कांस्टेंट रहेगा। कैसे? फोर्स को बढ़ाया, चेंज उतना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ तो एल है और ओरिजिनल इसका जो एरिया इफेक्टिव वो भी सेम। तो फोर्स को बढ़ा सकते हो, लेंथ में चेंज आएगा। ये वही स्टेटमेंट जो हमने पहले लिखा था कि लेंथ में चेंज डायरेक्ट डिपेंड करता है फोर्स पर, है ना, कि लेंथ में चेंज आएगा तो एरिया पे इन्वर्स करेगा। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, यहां के बाद एक और छोटा सा कंसेप्ट जो क्या कहता है, तो सुनो। ये सब फॉर्मूले तभी वैलिड हैं जब तक हुक्स लॉ वैलिड है। हुक्स लॉ वैलिड है कहां तक? जहां तक चेंज इन लेंथ कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है चेंज। तो यूनिफॉर्म चेंज कहां तक होता है? फिजिक्स के स्टूडेंट होने के नाते इसका नंबर भी आपको आना चाहिए। और जहां तक ये कांस्टेंट चलता जाता है चेंज, कि फोर्स एक की चेंज भी एक का, फोर्स एक चेंज एक, फोर्स एक चेंज एक, लेकिन फोर्स एक की चेंज दो का, ये जहां बिगड़ गया इसका चेंज यूनिफॉर्म, उस पॉइंट को बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। लिमिट तो आप जानते हो कि इलास्टिसिटी का रूल कब तक फॉलो हो रहा है, नॉट इलास्टिसिटी का रूल। दिस इज ए बिग मिस्टेक कि हम क्या करते हैं कि इलास्टिसिटी को यह पढ़ लेते हैं कि मटेरियल में जैसे चेंज आया वो इलास्टिसिटी नहीं है। इलास्टिसिटी वहां पर भी है। गड़बड़ी क्या है? तो मैं इसको लिखकर आपको सारी चीज बताता हूं। मैं इसको देखना और सुनना बड़े अच्छे से ध्यान से। मैंने अभी सारी जो बातें बोली, ठीक, उसको पॉज कर दो। देखिए, अब कोई भी स्टडी करनी है, कोई भी फॉर्मूला बनाना है, कोई भी इक्वेशन बनानी है, सबसे अच्छा तरीका होता है ग्राफ। नेचर को देखो कि ये कैसा बिहेव कर रहा है। ऐसे खींचा, वापस गया, ग्राफ बना लो एक, आपको फॉर्मूला बन जाएगा। देखो, यहां पर जो हम देख रहे हैं ना, ये y वर्टिकल एक्सिस पे फोर्स और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को हमने नोट किया। तो हमने कुछ डाटा से यहां इनको पॉइंट कर दिया। कुछ डाटा देखा हमने कि इतना फोर्स इतना डिस्प्लेसमेंट, इतना फोर्स इतना डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम में, स्कूल में प्रैक्टिकल मिलता है, ग्राफ बनाओ, ग्राफ के बाद इक्वेशन बनाओ। ठीक है, ये इक्वेशन कैसा दिखता है आपको? यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दो नेचर है अलग अलग। जब नेचर अलग अलग है तो हम इसको अलग मार्क कर देते हैं, या लेट्स बी से पॉइंट बनाते हैं। तो हम इनको नोट कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक फोर्स है तो एक डिस्प्लेसमेंट है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना आपके पास रिजल्ट। लेकिन अभी इसका डाटा बनाना बहुत आसान है। क्यों? ये शो करता है ये वाला रिलेशन, लीनियर कांस्टेंट, जितना फोर्स उतना डिस्प्लेसमेंट। और इसी को क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ। तो क्या पता चलता है आपको? यहां से यहां तक हुक्स लॉ है,
यहां से यहां तक हुक्स लॉ नहीं है। आज ग्राफ से केवल इंट्रोडक्शन है, कल कंप्लीट ग्राफ सीखेंगे। तो हुक्स लॉ यहां तक है इतने रीजन में। मटेरियल को हमने जैसे ही इसके बाद ये फोर्स चलो क्या नाम दे इसको, 1, इसके बाद जैसे ही थोड़ी सी फोर्स बढ़ाया और बढ़ाया, अब मटेरियल का बिहेवियर वो नहीं है जैसे पहले था। तो इसीलिए हम इस मैक्सिमम फोर्स को, जहां पर इसके बाद ये खराब हो गया, जहां पर ये खराब हुआ, वो फोर्स कितनी है, लेट्स से इससे थोड़ी सी बढ़ा लो, थोड़ी सी बढ़ा ले। दिमाग में नहीं बैठा अभी तक? याद करो, जब हम किसी की लिमिट निकालते हैं तो क्या साइन लगाते हैं? लिमिट निकालने के लिए ये साइन, इक्वल मत लगाना, है ना। यहां से यहां तक एक फोर्स इस फोर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे हम यहां पर एक और फोर्स लेंगे, लेट्स से इट इज 10। 10 पर मटेरियल थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, इतना कि अब और फोर्स लगाएंगे तो पूरा पूरा खराब हो जाएगा। ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, वापस आ सकता है, स्ट्रेच कर रहे हैं, वापस आ सकता है, स्ट्रेच कर रहे हैं, वापस आ सकता है। थोड़ा सा और किया, वापस आया, लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा सा बच गया। उतना थोड़ा क्यों, 0 के बराबर है, 0 के लगभग। तो हम उसको मानेंगे कि हम अब इसको पढ़ सकते हैं अपनी लिमिट के तौर पे। इससे लिमिट बढ़ाओगे, पूरा पूरा खराब। वो जो मैंने बताया कि थोड़ी सी और फोर्स लगा के देखो, वो फोर्स कौन सी फोर्स है? स्ट्रेस। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू यहां तक पहुंच जाओ, यहां पर वो थोड़ा सा बस बचेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस, उस वैल्यू को बोलेंगे इट शोज इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। तो इसको छोटा छोटा वर्डिंग में लिख भी लेते हैं। अक्सर हमारा कंफ्यूज रहता है कि यहां पर फोर्स इसको माने कि इसको माने। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप फोर्स को ऐसे मानो, लिमिट में लेकर, कि इसको ना के बराबर चेंज लिया। ना के बराबर चेंज आता है कैलकुलस में, 12th क्लास के इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में। तो चेंज लगभग 0 के बराबर, उसके बाद बढ़ाओगे फोर्स, खत्म सब कुछ। तो वो जो लिमिट कहलाएगी फोर्स की F2 वाली, और F3 बढ़ाओगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो लिमिट कौन सी पे दिखा रहा है, F1 पे कि F2 पे? F1 पे तो पता ही नहीं चलेगा। जैसे F2 पे आएंगे, अगर वो चेंज लगभग नोटिस करने वाला है, उसको बोलेंगे इट इज इलास्टिक लिमिट, या दिस फोर्स शोज इलास्टिक लिमिट। इससे आगे मत जाओ। तो हम यहां पर लिख सकते हैं व्हाट इज इलास्टिक लिमिट। ओके, कई सारे तरीके हमारे लिखने के, कुछ भी लिख सकते हैं डेफिनेशन में। इलास्टिक लिमिट कैन बी शोन, और जहां पर लिमिट आ गया वहां पर ऐसे साइन लगते हैं, बट अभी हम उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, कभी मन करेगा नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, आज केवल छोटा सा। इलास्टिक लिमिट कैन बी डिटरमाइंड, can be determined by maximum value of increasing stress। अच्छा, यहां के बाद क्या होगा? हम कंफ्यूजन में क्या पढ़ते हैं, लेट मी जस्ट टेल। कंफ्यूजन में ये कि इलास्टिक लिमिट को हम बोलते हैं कि मटेरियल यहां से यहां तक इलास्टिसिटी फॉलो करता है, मटेरियल यहां से यहां तक इलास्टिसिटी फॉलो करता है। लेकिन इलास्टिसिटी का क्या मतलब है वो तो जानो। इलास्टिसिटी का मतलब है कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे वो रिगेन करता है,
रीगेन यहां भी करता है, रीगेन यहां भी करता है, रीगेन यहां भी करता है, रीगेन यहां भी करता है, लेकिन रीगेन यहां नहीं करता। तो ये पॉइंट पर इलास्टिसिटी की स्टडी खत्म। इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ब्रेक हो गई, लेकिन हर पॉइंट पे यहां से पूरा यहां तक इलास्टिसिटी है। लेकिन हुक्स लॉ केवल यहां से यहां तक है, जिसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है। कौन से फॉर्मूले? जब ये पढ़े थे आपने, ये वाला फॉर्मूला, इसके थ्रू डेल्टा एल अपन में एल, वो सब, वो यहां से यहां तक के लिए। यहां से यहां तक के लिए फॉर्मूले नहीं है, उसके लिए है, लेकिन वो नेक्स्ट हायर क्लास में कभी देखने को मिलेंगे। बट ग्राफ से ही बनते हैं फॉर्मूले। तो जब मटेरियल यहां से भी रीगेन हो सकता है तो क्या होगा? यहां से आएगा तो वापस आ जाएगा। यहां से अगर ये आएगा और अब मटेरियल को हम छोड़ देते हैं, लोड लगा रहे, लोड लगाते जा रहे, कंटिन्यू यूनिफॉर्म चेंज, और लोड बढ़ाया, अब चेंज यूनिफॉर्म नहीं है। ये देखो, थोड़ी सी फोर्स बढ़ाई, डिस्प्लेसमेंट इतना, थोड़ी सी फोर्स और बढ़ाई, इतनी सी, मतलब कि 2 किलो के बाद 0.1 kg लगाया, डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम। पहले क्या होता? 1 kg लोड पर 1 मीटर, 1 kg पे 1 मीटर, और अब 1 kg पे 10 मीटर का। यस, तो अब यहां पर 1 kg लोड लगाने पर 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट, हुक्स लॉ वैलिड नहीं, लेकिन मटेरियल वापस आएगा, और जब आएगा तो वो कुछ इस ढंग से आएगा। और ये क्या दे जाएगा? ये दे जाएगा कि उसकी लेंथ जो ओरिजिनल थी उसके अंदर एक परमानेंट शिफ्ट आ गया, परमानेंट चेंज आ गया। एक स्प्रिंग को हमने ऐसे पकड़ के ऐसे स्ट्रेच कर दिया, छोड़ा तो पहले वो इतनी थी, अब छोड़ेंगे इसको ऐसे यहां से तो वो इतनी आ गई। यहां से लेकर यहां तक, यहां पर जो चेंज है वो परमानेंट शिफ्ट है, परमानेंट चेंज, जो कि मटेरियल के पास इलास्टिसिटी तो है लेकिन हुक्स लॉ नहीं है। यहां पर खत्म होगी इलास्टिसिटी आपकी। तो कल हमें और देखना है इस चैप्टर के बारे में। सो आज के लिए हम फिनिश करते हैं इसको, ठीक है।